अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। चंद रोज़ रह गए हैं माह मुक़द्दस रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है और इस महीने को पाकिस्तान में किस तरीके से ऑब्ज़र्व किया जाता है आप सबके इल्म में है। कुछ मखसूस ज़रूरियात हैं, लोग जो हैं वो अशियाए खुर्द व नूश उसकी कीमतों के बारे में बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं और हमारे यहाँ बदकिस्मती से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कसाद बाज़ारी बाकायदा इस महीने में उरूज पर जाती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान में नई हुकूमतों का क़याम अमल में आ चुका है। कुछ जगह पर काबीना जो है वो तश्कील दी जा रही है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि तमाम अवाम उसकी नज़रें हैं कि पाकिस्तान में जो बनने वाली हुकूमतें हैं वो किस तरीके से इस महीने रिलीफ दे पाएंगी। रमज़ान पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस किए जा रहे हैं मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की तरफ से। खैबर पख्तूनख्वा की जो पैकेज है वो अभी तक हतमी तौर पर सामने नहीं आया। सिंध से खबर आ रही है कि 5,000 जो है वो रमज़ान पैकेज की मद में अकाउंट्स में मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब की जो हुकूमत है, मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, 2 किलो घी और उसके अलावा बेसन जो है वो लोगों को पहुंचाया जाएगा, उनकी दहलीज़ पर पहुंचाया जाएगा। क्योंकि माजी में हमने देखा कि कतारों में लगकर लोग जो हैं वो किस तरीके से कुछ अमवात भी हुई माजी में, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। इसके हवाले से कि ये किस तरीके से हो पाएगा, ज़ाहिर है कि मसाइल मौजूद हैं। तो आज इस प्रोग्राम में इसके हवाले से भी बात होगी और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसीक़ कर दी है। 13 मार्च तक स्पीकर कौमी असम्बली को मना कर दिया है कि वो हल्फ ना लें उन मखसूस नशस्तों पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने के बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला आया और वो सीटें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं। अब इस हवाले से एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने भी इसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 48 और 49 उनको बर वक्त जो कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इंतखाबात के 14 रोज़ के अंदर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं, पब्लिश करने होते हैं, वो नहीं किए गए। बड़ी ताख़ीर के साथ फॉर्म 45 सामने आए और फिर जिस किस्म के एतराज़ात उठ रहे थे और उनमें जो डिस्क्रिपेंसीज़ नज़र आ रही थी, ओवर राइटिंग नज़र आ रही थी, उसके बाद अचानक वो फॉर्म 45 गायब हो गए। उसके ऊपर नोटिस जो है वो कर दिया गया और इसी दौरान अपोजिशन की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये वाइब्स आ रही हैं कि एक अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस बनने की कोशिशें जो हैं वो अब बाकायदा शुरू हो चुकी हैं। और इसी दौरान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का पहला दौरा हुआ सूबे का, खैबर पख्तूनख्वा का, और वहाँ पर प्रोटोकॉल के मुताबिक वज़ीर आला जो है किसी भी सूबे का उसको रिसीव करना होता है, प्राइम मिनिस्टर को, और गवर्नर ने रिसीव करना होता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको रिसीव नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बाकायदा ये मौक़िफ़ लिया है कि हम फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म को तो मानेंगे लेकिन फॉर्म 47 पे बना हुआ वज़ीर आज़म हमें कबूल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बाकी मसरूफियात में आपको नज़र ज़रूर आए, लेकिन गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब, चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। अब बिल्कुल ही आगाज़ में सूबे, एक अहम सूबे और वफाक के दरमियान महाज आराई बनती हुई दिखाई दे रही है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा इसके ऊपर भी बात होगी। आगाज़ में बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई पैनल, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि इसके हवाले से जो ग्रैंड अलाइंस की कोशिशें हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा फैसल करीम कुंडी साहब ने और नदीम अफजल चंद साहब ने, ज़रा सुनिए। एक सियासी क़यामत की निशानी है कि रहमान और इमरान खान आपस में इकट्ठे बैठ गए। अच्छी बात है कि वो माजी के बयान पे माफ़ी तो मांग लें कि जो लगबात एक दूसरे को देते थे वो तो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे खुशी है मौलाना साहब मेरे इलाके के हैं। अब इमरान खान साहब कम अज़ कम और PTI के वर्कर उनको हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब कहलाएंगे, कोई और नाम से नहीं पुकारेंगे जो उन्हें 5-6 किस्म के नाम रखे थे। ये अच्छी बात है। सियासत में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सियासत में रवादारी होनी चाहिए और अखलाकियात होने चाहिए ताकि कल आप एक दूसरे के साथ बैठे तो एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकें। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को भी चाहिए कि हम अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालते हुए पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, या जिस तरह चीफ मिनिस्टर एक फेडरेशन के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहा है एक सूबे का वज़ीर आला, तो मेरे ख्याल में इसका नुकसान फिर हमें सियासी तौर पर हम सियासी पॉलिटिकल लूजर ही होंगे।
मेरे पास एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए। हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जनाब अज़हर सदीक़ साहब माहिर कानून भी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब तैमूर तालपुर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब। एहसान अफजल साहब से शुरू करेंगे क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। 12.5 करोड़ पाकिस्तान की बड़ी आबादी, तकरीबन निस्फ आबादी से कुछ ज़ायद लोग जो हैं वो इस सूबे में रहते हैं। और अगर गुर्बत की बात की जाए तो गुर्बत के एतबार से पाकिस्तान में अगर $6.85 जो है उसके नीचे कमाने वाले लोग, उनको गरीब तसव्वुर किया जाए, यानी कि 56,512 रुपये से कम लोग जो कमाते हैं माहाना, उनको अगर आप गरीब शुमार कर लें तो 80% पॉपुलेशन इस सूबे की फिर गरीब तसव्वुर होगी, जो कि 9 करोड़ लगभग जो है वो आबादी का बनता है। 9 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की सतह से नीचे होंगे। ऐसे में जो पैकेज अनाउंस किया गया है, खुशाइंद ज़रूर है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बेहतरी हो सकती थी। 60 लाख हैम्पर्स बनाए गए हैं, 3 करोड़ लोग हैं, यानी 60 लाख फैमिलीज़ के 3 करोड़ लोग वो इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। राना एहसान अफजल साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने डाटा जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये करने जा रहे हैं, वो जाहिर है कि BISP का और नादरा का डाटा जो है उसको मिलाकर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। इस हवाले से मुझे बताएं कि ये जो ऑपरेशन है कि ज़िलाई इंतज़ामिया, सूबाई मशीनरी ये सारी इस्तेमाल होगी, लाहौर में प्रिंटिंग हो रही है, कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि मियाँ साहब की तस्वीर जो है उसके ऊपर छापने पर जो ख़र्चा हुआ है वो भी शामिल कर लेते। 10-10 रुपये भी अगर प्रिंटिंग का लगाया जाए तो 6 करोड़ रुपए तो सिर्फ मियाँ साहब की तस्वीर छापने पर लग जाता है। उनकी कोई पोजीशन नहीं है पंजाब में, और फिर इसको डिस्पैच करना लाहौर से पंजाब के दूर दराज इलाकों में, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, ये लोगों को अगर पैसे भेज दिए जाते उनके अकाउंट्स में, जैसे कोरोना के वक्त में लोगों को मुंतकिल किए गए थे, तो लोग ख़रीद लेते इसमें। तो आपको ये सब कुछ इतना लेबोरियस ऑपरेशन, एतराज़ ये कर रहे हैं आपके मुखालफिन के वो ज़ाती तशहीर के लिए किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एग्री करूंगा कि बेहतर पॉलिसी तो ये हो कि आप कैश ट्रांसफर कर लें। दुनिया भर में यही होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसको अभी इस पे और मजीद काम करने की जरूरत है कि उससे पहले आप कैश ट्रांसफर की तरफ आ जाएं, क्योंकि ये ज्यादा वो बिस्क के ऑपरेशन से बड़ा ऑपरेशन था पंजाब, विद इन पंजाब। तो इसके अंदर फिर आप के पास उस तरह का डेटा अवेलेबल होना कि आप हर एक के अकाउंट में होना कि आप कैश ट्रांसफर करें, इस पे काम की जरूरत थी। बहरहाल इस वक्त यही समझा गया कि बेहतर यही है कि आप राशन जो है वो पहुंचाएं, और बड़े अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से लोगों के घरों में ये राशन पहुंच रहा है। पहले इस पर बड़ी तनकीद होती थी कि लोगों को लाइनें लगा के एक आटे की बोरी के लिए खड़ा होना पड़ता था, तो अब ऐसा नहीं है। लोगों के दरवाजे पे उनको राशन पहुंच रहा है, और उनको वो जो एक कह लें कि लाइनों की तब्दील की, उससे बच के उनको ये चीजें मिल रही हैं। बहुत सारी चीजें इस पर इम्प्रूव की जा सकती हैं, और ऑन द गो इम्प्रूव हो भी रही हैं। जो गैप्स और लूप्स नजर आ रहे हैं, उनको हमारी कोशिश है कि साथ साथ जो है वो खत्म कर दिया जाए। बहरहाल इस चीज से मैं जरूर एग्री करूंगा कि जब ये डेटा बैंक मुकम्मल हो जाए, लोगों के अकाउंट्स अवेलेबल हो जाए, तो जो बेस्ट मैकेनिज्म है वो कैश ट्रांसफर। नहीं राना साहब, कोरोना के दौरान एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था और उस वक्त की हुकूमत ने 12,000 रुपये फीकस ख़ानदानों को जो है उसी डेटा जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत लोगों तक पहुंचाया था। तो वो एक ऑपरेशन जब आपने सक्सेसफुली कर दिया, जिसकी आपने ये भी ऑफ़र की कि इंडिया हमारी इस मॉडल से जो है वो फ़ायदा उठाए, तो यहाँ पर जाहिर है कि ये मामला है तो बेहतर कि आप लोगों को उनको डोर स्टेप पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसकी ऑपरेशनाल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो बिस्क होता है ना, जो आप कह रहे हैं कि पहले हुआ था, बिस्क की एक लिमिटेड है, इसका बियॉन्ड बिस्क नादरा के और देखें सारों के अकाउंट्स मौजूद होना, ये बियॉन्ड बिस्क भी ये ऑपरेशन किया गया। बाकी मैंने तो आपको कहा कि ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें डेफिनेटली वो एक पहलू है, लेकिन इसको साथ साथ इम्प्रूव किया जा रहा है इस ऑपरेशन को। वैसे भी जब इसकी आप जब लाइनों में भी लगा के देते थे तो उसमें भी ऑपरेशनल कॉस्ट होती थी, क्योंकि हर शहर में तो ये सप्लाई जाती थी। तो अब ये उससे फर्दर जो है लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
तो डेफिनेटली इसको रिव्यू किया जाएगा कि कैसे इसको और फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। बहरहाल ज़ाहिर है कि कमियां कोताहियां रह जाती हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। मरीम नवाज साहिबा ने इस बात का इजहार खुद किया कि डेटा में कुछ गलतियां मौजूद हैं, लेकिन अभी जितना कम वक्त था उसमें जो कुछ मुमकिन था वो सब कुछ किया जा रहा है। ये भी एक बात ज़ाहिर है कि होगी कि सवालात उठेंगे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ चलता है कि हमारे जो सियासी मुखालफीन हैं उनको तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, वो लोग आवाज़ उठाएंगे। कहीं नून लीग की जो तंजीमें हैं उनका कोई अमल दखल होगा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, या प्योरली डाटा पर रिलाई किया जाएगा। मैं आपके पास वापस आता हूं। अज़हर सिद्दीक साहब, जो आगाज़ ज़ाहिर है कि एक अवामी सब्जेक्ट से आज मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम का, पॉलिटिक्स के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे और ये तमाम जो आइनी कानूनी मामलात चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो गरीब आवाम है उसके लिए जो रमज़ान पैकेज अनाउंस किया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा के पैकेज की भी शुनीद है। गालिबन 30 किलो आटा जो है वो दिया जाएगा और कुछ कैश है, अभी डिटर्मिन नहीं हुआ, 10,000 की बात हम सुन रहे हैं, ये दिया जाएगा। आप कैसे असेस करते हैं इस सारे रमज़ान पैकेज को लोगों के लिए? अब बहरहाल हुकूमतें कायम हो गई हैं और एक प्रोसेस जो है उसका आगाज़ तो हो गया। बहुत शुक्रिया अपना ईसा। ये जो तस्वीर लगाना और ये पैकेज लाइनों में लगा के देना, ये तौहीन अदालत है। शायद हमारे भाई राना एहसान साहब, मैं तो पिछले 15 सालों से ये मामला कोर्टों में लेकर जा रहा हूँ। जस्टिस शाहिद जमील के पास पिछले साल निगरान हुकूमत से पहले जब इनकी हुकूमत थी ना, इन्होंने लाइनों में लगाकर आटे बांटना शुरू किए थे। कितने लोग मरे थे आपको अगर याद हो तो। मामला हम वो लेकर गए और उसमें क्रेडिट जाता है। बेसिकली एहसास प्रोग्राम के तहत ये पैसे ट्रांसफर होते थे। सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा बेहतर तरीके से सारे मामले को रखा और उन्होंने लास्ट टाइम भी ये पैसे जो है अकाउंटों में ट्रांसफर, इज्जत के साथ, ताजीम के साथ। आप तो भिखारी बना रहे हैं, यानी किस बात का आटा क्यों, यानी किस लिए भाई आटा? भैया किसी बंदे को और किसी काम के गरीब आदमी है ना, उसने कोई सब्जी खरीदनी होगी, उसने कोई किराया देना होगा, उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना। यानी वो आटा लेगा और आटा इतना थर्ड क्लास आटा था पिछली दफा आपने वो सारा, और अब ये सारा जो कुछ करने जा रहे हैं ये तौहीन अदालत है। मैं बाकायदा एक पिटीशन मुकम्मल कर रहा हूँ। एक तो तस्वीर वाला सवाल ही पैदा नहीं होता, किस बुनियाद पर ये तस्वीर लगाई है उन्होंने, सवाल ही पैदा नहीं होता। तस्वीर आप लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लाइनों में आप दे ही नहीं सकते, आप तो दलील कर रहे हैं। आर्टिकल 914 हाईकोर्ट के नहीं, वो अब लाइनों में नहीं, अब वो डोर स्टेप पे पहुंचा रहे हैं अजहर साहब। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है डोर स्टेप्स पे क्यों भाई। यानी मिसाल के तौर पर अभी ये इन्होंने एक और काम किया इनकी गवर्नमेंट में, अभी ताजा तरीन बता देता हूँ। इन्होंने ज़कात इकट्ठा करने के लिए ना प्राइवेट लोग हायर कर रहे हैं। बड़े मज़ा मुख्तलिफ हॉस्पिटल से फोन आते हैं, तो कहते हैं हम ज़कात इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा पता पूछा कौन है आप? हम प्राइवेट लोग हैं। यानी वो प्राइवेट लोग, यानी फर्ज करें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया तो उसमें से 20% वो ले जाएंगे। भाई ज़कात किस तरह खा रहे हैं? यानी ये गवर्नमेंट बच सकेगी इस तरह से? तो इस तरह से जब ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी आ रही है तो वो तो ज़कात का पैसा है, वो इनका थोड़ा पैसा है, वो तो गरीब हमारी कौम के लोगों का पैसा है। और हम ये पैसा इस तरह जाया नहीं होने देंगे। हम इसके खड़े होंगे, खुद के अदालतों में जाएंगे इस मामले को, ये लाइनें उन्होंने छोड़ दें, घरों घरों जाने का छोड़े, पैसे ट्रांसफर करें उनके अकाउंट में, एग्जैक्ट अमाउंट पैसे जाए उनके अकाउंट में, वो निकाले, जितने पैसे उन्हें चाहिए वो पैसे इस्तेमाल करें। ये नहीं होने देंगे, ये तौहीन अदालत है। तो अब जाहिर है कि पैकेज तो अनाउंस कर दिया। साथ में मरीम नवाज साहिबा ने जो कल गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी एंड आई विल बी रूथलेस। ये जो एहतजाज और ये जो लूजर्स माइंडसेट है जो आप इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से उन्होंने मैसेज दे दिया है कि पंजाब में इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी उसको रूथलेसली, बड़ी बेरहमी से उनके साथ पेश आया जाएगा। तो आप इस सारे मामले पे मुहतात रहने की आपको गालिबन कहा गया। हिस्सा देखिए, मैं बताऊंगा आपको। पीडीएम 1 थी, उसके बाद आई पीडीएम हाफ, निगरान हुकूमत उसी का कंटिन्यूएशन थी। अब आ गई पीडीएम 2। मुझे ये बताएं, निगरान हुकूमत के सारे ऑफिसर वही है ना, आईजी वही है ना, चीफ सेक्रेटरी वही है ना, को बदला इन्होंने आकर, कोई अफसर बदला इन्होंने आकर? इस नजर आ रहा है आपको? अभी पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे से पाबंदी उठाई है, यानी कि जाहिर है कि आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान वो पाबंदी थी ना उससे पहले। मेरी एक बात सुनिएगा, पाबंदी इन्होंने नहीं उठाई, वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों पे पाबंदी थी। ट्रांसफर और पोस्टिंग तब भी होती रही है। मुझे बताएं कितनी की है? इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ट्रांसफर कर दें इस्लामाबाद की, और वो ट्रांसफर किए। आज भी आप अंदाजा तो लगाए ना, डीजी एंटी करप्शन जो जाती मुलाजिम बने हुए हैं इन लोगों के, वो घर में बैठकर इनके हलफ लेने के ऊपर मौजूद होते हैं
और वो इनकी ड्यूटी दे रहे हैं इस वक्त जीरो टॉलरेंस किया, बेवकूफ बना रहे हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो हाल इन्होंने करना है, नजर आ रहा है कि ये इसलिए ज़हनी तौर पर ये रखें कि इस वक्त जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, वो ग्रैंड अलायंस इस तरह नहीं है। वो ग्रैंड अलायंस का मकसद क्या है? अवाम के तौर पर है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली एहतजाज नहीं करेगी, ये तमाम सियासी जमातें, चाहे GD हो, मौलाना फजल हो। अच्छा, वो मैं हैरान हूँ, वो फैसल करीम कुंडी साहब ना अपनी तरफ से बता रहे हैं कि जनाब आप यूं करें, आप ऐसा नहीं, वो हमें कुछ सिखाएंगे कि जनाब मौलाना फजल रहमान से, ओ भाई सियासत में क्या होता है, आप क्या बैठे रहे, लुटेरों के साथ आप लोग बैठे रहे, उचक्कों के साथ आप बैठे रहे, हम उनके साथ जो हुकूमत शेयर करने जा रहे हैं, हम तो उनके साथ एहतजाज में जा रहे हैं। इसमें ऐसी क्या बात है? हक खेली जा रहे हैं, और जो बातें उनकी हैं हमारी बातें नहीं है। फार्म 45 और जो फ्रॉड हुआ, जो जुल्म हुआ, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। सही सही। हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। तैमूर तालपुर से राब्ता दोबारा इस्टेब्लिश हो गया। आगाज़ में उनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। तैमूर तालपुर साहब, अब बताइएगा, रमज़ान, मैं आगाज़ एक अवामी सब्जेक्ट से कर रहा हूँ इस वक्त। अब हर बंदा जो है वो इसमें कंसर्न्ड है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो गुर्बत की सतह है। सिंध में भी आई एम श्योर कि आपको मालूम है, इंटीरियर सिंध ख़ास तौर पर लोगों की सूरत हाल, माली हालात को इतने अच्छे नहीं है। रमज़ान का महीना है, पैकेज आपकी हुकूमत ने भी अनाउंस कर दिया, पंजाब में भी किया गया। तो आप मज़ीद, यानी कि 5,000 के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गालिबन बहुत कम है जो 5,000 लोगों को दिया जाएगा। हाँ, देखिए जी, हमारे भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से हम जो कर सकते हैं हम करने जा रहे हैं। और इस 5,000 के अलावा भी हमने एक रखा है माइंड में, एक हमने बनाया है जिसमें अगर बहुत जो लोअर इनकम में लोग आ रहे हैं या बेरोजगारी में आ रहे हैं, उनको हम 14,000 का भी पैकेज दे रहे हैं इस 5,000 के अलावा। तो वो भी आप माइंड में रखें। और इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज होगा वो यही होगा कि हम जो चोर बाजारी शुरू होती है, जो ओवर प्राइसिंग शुरू होती है, उस पर कंट्रोल करें। मुराद अली शाह साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मैं समझता हूँ कुछ दिन में काबीना भी तश्कील दे दी जाएगी और उन पे भी अहम जिम्मेदारियां हमेशा की तरह फायज की जाएंगी। सही। तैमूर तालपुर साहब, मैं एक ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक के बाद मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान जो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल लड़ाई है वो ख़त्म होने के बजाय अब नई शक्ल इख्तियार कर रही है। बतौर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अभी उस तरीके से ताउन मरकज़ के साथ लगता है करने के मूड में नहीं है। अपोजिशन के तेवर कैसे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतें तश्कील पा चुकी हैं और पाकिस्तान के जो दरपेश इस वक्त मुआशी चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है पाकिस्तान में महंगाई की, गुर्बत, बेरोज़गारी की, इससे निपटने के लिए मौसर इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग गवर्नमेंट्स की ज़रूरत है और उनका आपस में ताउन और राब्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सूबाई हुकूमतों के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दौरा करते हैं, सिंध जाते हैं, तो वहाँ पर वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध उनका इस्तकबाल करेंगे और उनके साथ मौजूद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए और अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। गवर्नर के साथ उनकी मुलाकात हुई, चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो ये जो अदम ताउन है फ्राम द वेरी बिगिनिंग, ये एक नई जहत है उस सियासी लड़ाई की जो कि अब फैलती हुई नज़र आ रही है। तैमूर तालपुर साहब सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो ज़रा हम उनसे पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी का हमने मौक़िफ़ तो देखा जो एक नदीम अफजल चंद साहब ने कहा। मुझे ये बताइएगा तैमूर तालपुर साहब, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनकी खिलाफ वर्जी किसी भी सूबाई चीफ मिनिस्टर की तरफ से किया जाना, हाउ डू यू सी इट? ये वेरी सैड अफेयर्स। आपने अगर इस मुल्क की खिदमत करनी है, अगर आपने वफाक से मदद लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि वफाक आपके सूबे में बेहतरी लाए, तो फिर आपको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। मुझे तो कल की तरह याद है जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तो सीएम साहब हमारे उनसे पूछते थे स्केड्यूल का, तो उनको स्केड्यूल ही नहीं दिया जाता था। यानी वो चाहते ही नहीं थे कि चीफ मिनिस्टर सिंध उनके प्रोटोकॉल में आए, उनको रिसीव करें। हमारे फंड बंद कर दिए गए थे। जो पैसे होते थे जो एज पर रूल्स डिवीजन जाता है सारे सूबों का, वो सिंध के रोक दिए जाते थे। तो बड़ी हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं इमरान नियाज़ी के टाइम पे। और मैं समझता हूँ एज अ टीचर ऑफ, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं उनको ये एडवाइस करूँ कि मेहरबानी करके कुछ अपने नॉर्म्स रखें। आती जिस स्टाइल में चीफ मिनिस्टर KPK ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को, कभी पुलिस को,
तो ये उनका माइंडसेट हमें अभी से लगता है कि वो काम करने नहीं, वो अपना जो इमरान खान की जो पॉलिसी थी लड़ना झगड़ना वही करने के लिए आए। और इनको मुल्क की मेरे ख्याल से कोई फिक्र नहीं है। जो इनके मुंतखब नुमाइंदे भी हैं उनका भी अगर आप एटीट्यूड देखें तो उनके एटीट्यूड से लगता नहीं है कि वो आवाम के किसी मसले मसाइल में इंटरेस्टेड हैं। वो सिर्फ असेंबली का माहौल ख़राब करने में आपको मसरूफ़ नजर आएंगे। सही। तो तैमूर तालपुर साहब, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन दरअसल हम जीते थे और फॉर्म 47 पे किसी और को जितवा दिया गया, और एतराज़ ये भी है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर आपकी जमात, मुस्लिम लीग नून और ये सारी जमातें जो हैं उनके हक़ पर उन्होंने डाका डाला है। तो इज़ दैट रीज़न जस्टिफाइड इनफ कि आप उसकी बुनियाद पर यह सब कुछ किया जाए? अगर आप बात करते हैं ना, तो पिछली जनरल इलेक्शन में जिस तरह से इन्होंने धांधली की थी, जिस तरह से हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई थी, हमारे कारकुन गिरफ्तार थे, हमारे कैंडिडेट्स गिरफ्तार थे, जो पीटीआई को वोट देने का इरादा नहीं रखता था उनको पुलिस उठा के ले जाती थी। तो हमने तो ये सब कुछ देखा है। उसके बावजूद भी हमने जो है इलेक्शन में आके एक पॉजिटिव हमने असेंबली में किरदार दिया, हमने आवाम की आवाज़ उठाई। तो इनके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर इनको कोई तकलीफ है, अगर ये समझते हैं कि फॉर्म 45 में कोई घपला है, फॉर्म 47 में कोई घपला है, अगर ये समझते हैं कि कहीं कोई इनके साथ ज्यादती हुई है, तो इनके पास इलेक्शन कमीशन का फोरम है। ये जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, ये कोर्टों में जाएं, पर जो असेंबली का जो किरदार है उसको खराब ना करें। जो असेंबली का जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक चलें। सही। तालपुर साहब, आई कम बैक टू यू। राना एहसान अफजल साहब, पहले दिन से ही आपकी जमात के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ महाज तो गर्म हो गया। हम पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली और अब खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से आपके लिए तो बड़ी मुश्किल होगी आपकी जमात के लिए। असल में ये इस जमात को आता ही कुछ और नहीं है। IMF को खत लिख लो, मीशत तबाह हो जाए, मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगा दो, बिल जला दो, PTV पे हमला कर दो, असेंबली पे हमला कर दो। इनकी सियासत ही इंतशार है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से शुरू होती है और खत्म भी वही होती है। अब देखे ना, आप इलेक्शन में आप पार्लियामेंट का क्यों हिस्सा बने? नेशनल असेंबली में आप लोगों ने हल्फ उठाए, PM का आपने इलेक्शन लड़ा, उस इलेक्शन में आप हारे। अब आप यहाँ जो है वो बरात ले रहे हैं पार्लियामेंट की और कह रहे हैं हम PM को नहीं मानते। अब आप सोचे कि अगर फेडरल हुकूमत कहे कि हम KPK की हुकूमत को नहीं मानते, तो फिर तो आप मुल्क को जो है वो 2 लाख करने की बातें कर रहे हैं कि आप आपस में अवाम को एक सूबे को लड़ा दे वफाक के साथ। तो ये इनकी बुनियाद में ये है, ये चाहते हैं कि ऐसा हो। इनकी ख्वाहिश है कि ये मुल्क के अंदर इंतशार फैले, लड़ाई झगड़ा हो और ये मामला जो है खराबी की तरफ जाए। ये एजेंडा ही इनका जो है वो कोई एजेंडा ही इनका मुल्क के खिलाफ है। तो ये तो माजी में हमने देखा है कि ऐसी जब अगर कोई सूरत हाल पैदा होती है तो गवर्नर राज भी एक ऑप्शन होता है। क्या आपको लगता है कि ये जिस समत चीज़ें चल पड़ी हैं ये मुंतज हो सकती हैं गवर्नर राज पर? देखिए, हमारी तो बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं समझते। लेकिन अगर ये मुल्क के अंदर इसी तरह का माहौल बनाएंगे कि मुल्क आगे ना बढ़ सके और उसका नुकसान एक आम आदमी को हो, इनकी शिकायत हैं तो जाए अदालतों में जाए। आजाद आईनी तौर पे आजाद अदारे हैं, ECP आईनी तौर पे आजाद अदारा है। क्या हमें जो 2018 में जो धांधली तरीन इलेक्शन, ज़दा इलेक्शन था, उसके अंदर इन्होंने हमें कोई प्लेटफॉर्म फराहम किया था 4 सालों में कि उसका कोई जो है कोई फास्ट स्पीड फौरी तौर पे कोई हल निकल आए? जब इन्होंने अपने 4 साल वो हमें फराहम नहीं किया था तो वो अभी भी मौजूद नहीं है। जाए अदालतों में जाए, वहां से इंसाफ ले। तो ये कहना कि आज इनकी मर्जी के मुताबिक फैसला हो जाए, तो इस तरह तो मामला नहीं चलते ना। इनको भी ड्यू लीगल कोर्स फॉलो करना होगा। नहीं, वो कहते हैं कि आप लोगों ने कब्जा कर लिया हुकूमत पे, आप लोगों को तो हक हुक्मरानी नहीं मिला, अवाम ने आपको वोट नहीं दिया और ये अदालतों में और इसमें जाके हम 4-4 साल जो है वो लग जाएंगे हमें। नहीं, बात ये है कि आपने नेशनल असेंबली का ओथ लिया, आप वहां से मरात ले रहे हैं, रिहाइश ले रहे हैं, आपने PM का इलेक्शन लड़ा, तो इसका मतलब है आपने इस पार्लियामेंट को कबूल किया। अब अगर आपकी कोई ग्रीवियंसेस है इलेक्शन के मामले में तो वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अब अगर आप उसके इन सब चीजों के बावजूद आप कहते हैं हमने मुल्क को नहीं चलने देना, हमने इंतजार फैलाना है, हमने लड़ाई झगड़ा कराना है, हमने एक सूबे को जो है वो वफाक के सामने खड़ा कर देना है, हमने मुल्क को तबाह कर देना है, तो ये आप करते रहे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिलेगी आपको।
सही, मैं आपके पास वापस आता हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो पहली स्पीच थी, इनॉग्रल स्पीच थी, उसमें मिसाक मईशत और मिसाक मफाहमत की भी बात की। तो क्या अब लेट नहीं हो गया? मैं आपके पास वापस आता हूं। अजहर सदीक साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी मुलाकात हुई खान साहब के साथ जेल में, काबीना के ऊपर मशावरत हुई, फिर बाहर आके उन्होंने गुज़श्ता रोज़ टॉक की। उस टॉक में उन्होंने कहा कि हम मफाहमत नहीं करेंगे चोरों के साथ, बतौर सूबाई हुकूमत वफाक के साथ राबता ज़रूर रखेंगे। प्रोटोकॉल ये था कि वो जाते प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते, उनका पहला दौरा था सूबा खैबर पख्तूनख्वा का। आगाज़ में ही ये जो क्लैश है एक सूबे और वफाकी हुकूमत के दरमियान, बहुत सारे लोग चैमगोइयाँ कर रहे हैं कि ला महाला मामलात ऐसे ही चलते हैं तो ये मुंतज होगा गवर्नर राज पे। तो ये कन्फ्रंटेशन आपकी जमात, सियासी जमात करे, हुकूमत जो है सूबाई, वो तो आइन के तहत उसको कोऑपरेट करना है वफाकी हुकूमत के साथ। व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन? देखिए ईसा, तारीखी तौर पर शायद यादाश्त कमजोर है इनकी। अब ना मुस्लिम लीग नून की जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर हुकूमत थी, सलमान तासीर साहब, वो रिकॉर्ड के ऊपर हमारे पास चीजें बड़ी अवेलेबल हैं। और दूसरी जहां तक बात है ना, जो समझने वाली बात है भाई, एक वजीर आला है, वजीर आला का असूली तौर पर एक इख्तलाफ है, और वो क्या मेरा इख्तलाफ नहीं है, मुलाजम तो नहीं है वफाकी हुकूमत का। अब मुलाजम होगा अलहदा बात, आपने सुबाई खुद मुख्तियारी है, और वो मुलाजम तो नहीं है ना इनका कि इनकी हर बात माने। वो ठीक है खैर सकाली के तौर पर, खैर सकाली तब है जो भी हाल किया, क्या हाल कर दिया है, यानी इस मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। और हम कह नहीं, हम यानी पहले तो मेरा तो इसमें इख्तलाफ रहा कि हमने इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को मान लिया, यानी ठीक है हलफ लेने के हवाले से अपनी जगह बात है, अपोजिशन लीडर के हवाले से अपनी बातें, वो सारे अपनी जगह बातें, लेकिन असूली तौर पर तो अभी जब तक ये फार्म 45 वाला मामला सेटल डाउन ना होता, यानी अभी क्या कर रहे हैं मुझे बताएं, किसी जगह कॉपरेशन नजर आई हो, क्या सियासी कैदियों को बाहर रहा करने के लिए कोई पॉजिटिव कोशिश की हो? ये तो और सियासी कैदी पकड़ रहे हैं। इमरान रियाज की मिसाल देख ले, इमरान रियाज इनकी गवर्नमेंट ने पकड़ा, आते ही एंटी करप्शन के केस, एंटी करप्शन ताल्लुक कोई नहीं है। फिर इमरान खान साहब के 24 मार्च को जब नॉन बिल पर वारंट टेस्ट कराने, तब यानी वहां पर कहा जी, वहां पकड़ लिया, पकड़ के खुद आ रहा है यार, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या क्या ये और अभी देखें, अभी आपके पास वीपीएन लगा के इंटरनेट सोशल मीडिया, ये गवर्नमेंट यही है ना इनकी, ये चला रहे हैं। कौन सी शफाफियत की बात कर रहे हैं आप? तो मैं तो खुद इस बात का कायल हूं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था उनको। अमीन गंडापुर साहब को किस लिए जा रहा है, सवाल है किस लिए जा रहा है भाई पहले तो आ जाए ना जरा। अब जो रिजर्व सीटें हैं, वो रिजर्व सीटें सियासी जमातें पहुंच गई, वो खुद आ रहा है यार, वो रिजर्व सीटें आर्टिकल 51 के तहत, 106 के तहत हमारी हैं, और वो आइन में लिखा हुआ है के मुताबिक। पहले अजहर सदीक साहब, अभी आपने एक जुमला कहा, मैं एक छोटा सा कमेंट राना एहसान अफजल साहब से उस पर लेना चाहता हूं, क्योंकि अब आपकी बात से मैंने पिक कर लिया, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। राना साहब, जो वीपीएन है उसका इस्तेमाल कानूनन जायज़ नहीं है। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा, सूबे की चीफ मिनिस्टर, आपकी जमात का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, आप तो हुकूमत हैं, वो तहरीक इंसाफ तो मान नहीं रही ना आपको, चलें वो कर रही है वीपीएन का इस्तेमाल। आप लोग जिस वक्त ट्विटर डाउन होता है पाकिस्तान में, उस वक्त आप लोग कैसे ट्वीट करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया को डाउन करना चाहिए है, और इससे ना सिर्फ आईटी का कारोबार मुतासिर होता है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। और अभी हमारे वफाक में जो है कैबिनेट नहीं फॉर्म हुई, लेकिन मैं कम से कम अगर अपनी हद तक बात करूं तो मैं तो इससे एग्री नहीं करता कि आप सोशल मीडिया की वेबसाइट्स को आप जो है वो सप्रेस करें। मुझे पता भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। अभी हो तो रहा है कि ये जान के किया जा रहा है, ये कोई और वजह है, लेकिन अगर जान के किया जा रहा है तो ये गलत है। जान के ही किया जा रहा है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम है, यू आर एन इन्फॉर्म्ड पर्सन। इसको जो है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना। सही। अच्छा, मैं ये सोशल मीडिया वाले मामले पे भी आता हूँ आपके पास। अजहर सदीक साहब, मुझे ये बताइए कि आपका जो अपोजिशन लीडर आप लगा रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन लगा रहे हैं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत बन गई, पंजाब में आपका अपोजिशन लीडर है, टीएडीए आप ले रहे हैं, तनख्वाहें आप ले रहे हैं, फंड्स आपके पास होंगे। राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि जब आप ये सब कुछ ले रहे हैं, आपने मान लिया, तस्लीम कर लिया, तो अब मुल्क की तरक्की के लिए साथ देना, बिल्कुल करें अपोजिशन, करें तनकीद जहाँ पर तनकीद करना बनता है। मैं एक बात बताऊं, देखिए जहां तक जो बात है ना, हमने कोई खैरात नहीं ले रही। अगर कोई टीएडीए ये हवाले से आ रहा है तो हम खैरात ये पहले ये भी तो लेते रहे हैं। ये सारा जो कुछ हम इन चीजों को, हम पता नहीं इन चीजों में क्यों
भैया ये कोई खैरात ले रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट है, कोई ले रहा है नहीं ले रहा, उससे क्या ताल्लुक है। सवाल है कि इस मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। इस मुल्क को तबाही में 85 वाला प्रोजेक्ट, यानी इतने अरसे से इन सियासी लोगों ने आज तक इस मुल्क को दिया क्या है, उस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर गए, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, आज अपने हाथ में पॉलिश और बूट लिए फिर रहे हैं, सॉरी चेरी ब्लॉसम और अपना बुरुश लिए फिर रहे हैं, और इनके पास क्या रह गया है। खुद बताए ना, आज कई दफा मैंने कहा, चैनल में बैठ के मैंने कहा, अतात बैठे हुए थे, मैं कि आए ना जरा कसम दे दें, बैठ के बता दें आप जिस तरह आप जीते हैं। अभी बहुत से फॉर्म 40 यानी अभी तो जो बात समझ नहीं है, अभी तक इन्होंने अभी तक पॉजिटिव काम बताएं क्या किया है। इन्होंने इमरान खान को निकालने क्या कौन सी करप्शन की है इमरान खान ने, जो करप्शन के इनके ट्रेसेस हैं आज तक एवन फील्ड, आज वो देखे ना दोनों बेटे पाकिस्तान आ गए, आज जब हुकूमत इनकी आई, अब उससे पहले बड़े आए नहीं पाकिस्तान में। क्या मजाक बनाया हुआ है, क्या चाहते हैं इस निजाम के साथ। समझना ये है कि जिस तरीके से ये हुकूमत चला रही है ना, ये हुकूमत की इससे दुकानदारी चलती है, इससे हट्टी चलती है, हट्टी चला रहे हैं तो ठीक है, हट्टी के फिर असूल अपने हैं, उस हट्टी के असूल के मुताबिक चीजें चल रही। हुकूमत इस तरह नहीं चलती है, ताली दो हाथों से बजती है। अभी तक इन्होंने कोई, यानी मैं तो बता, देखिए इनके पास तकरीबन जब से हुकूमत गई है मार्च 2021 से हुकूमत गई है, आज 24 में पहुंच चुके हैं, मार्च 2024 में पहुंच चुके हुए हैं, 3 साल हो गए हैं। 3 सालों ने इस मुल्क की तबाही की है, जो बर्बादी की है, उसका हिसाब किससे लेना है। और आगे फिर आकर बैठ गए कि क्या करेंगे, है क्या इनके पास, इनके अपने जवेद लतीफ का सुन ले आज क्या, यानी वो भी एक आ गया बागियों में, यानी पहले बागियों की कितनी लिस्ट शामिल हो गई है। हर कोई कह रहा है कि इस इलेक्शन में क्या कुछ हुआ है। अगर कोई शरीफ नफ्सानियों में होता ना, अगर सिद्दीक अगर इनकी जगह, तो भाई मैं इस्तीफा मैं कहता मैंने कबूल नहीं करना, मैं बिल्कुल ऐसी गेम प्लान का हिस्सा ना बनता। क्यों बनूं ऐसी गेम प्लान का हिस्सा, क्या जरूरी है मेरे लिए कि मैं सीटें लेकर बैठूं, मैं कुछ असूलों में सियासत करूं। असूलों में सियासत करने वाली बात है, वो कौन करेगा ये देखने वाली बात है। सही। आई विल कम बैक टू यू अजहर सिद्दीक साहब। राना साहब, कमिंग बैक टू सोशल मीडिया, ये जो एक जाहिर है कि इस वक्त एक सोच मौजूद है कि सोशल मीडिया के ऊपर ब्लैंकेट बैन लग जाए पाकिस्तान में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स यानी कि ट्विटर, ये सब का सब बंद हो जाए। ये किस किस्म की सोच है इसके पीछे, यानी कि व्हाट इज़ द माइंडसेट। इस वक्त हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ की जो सोशल मीडिया मार्केट है वो $12 अरब से ज़ायद है। जो ट्रैजेक्टरी है, जो प्रोजेक्शंस हैं कि 2028 तक पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया मार्केट है वो $2230 अरब की बन जाएगी। पाकिस्तान की आबादी 3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पाकिस्तान को अगर हिस्सा बकदर जुस्सा भी मिले, अगर आप आउटस्मार्ट ना भी करें किसी और मुल्क को, तो बाय 2028 आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि $70 अरब की आप मार्केट बनाएं पाकिस्तान में सोशल मीडिया की। और यहाँ पर बात सिर्फ इसी किस्म की चल रही है कि एक बैन लगने जा रहा है। ये कैसे आप करेंगे? गिरती हुई एक्सपोर्ट्स, गिरती हुई रेमिटेंसेस, और एक अगर सेक्टर बडिंग है, फ्लरिश कर रहा है, आईटी इंडस्ट्री है, उसके हवाले से ये सोच। सबसे पहले तो रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स भी इंशाल्लाह ताला बढ़ेंगी, और कोई ऐसी सोच पीएमएलएन की तो नहीं है और पीपल्स पार्टी की भी नहीं है। अगर केयर टेकर सेटअप में ऐसी कोई सोच थी या एक आधे पार्लियामेंटेरियन ने सेनेट के अंदर ऐसी बात की, तो ये हुकूमत वक्त की सोच की जो है निशानदेही नहीं करती। बिल्कुल ऐसी कोई सोच नहीं है। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया कि सोशल मीडिया बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए इसको जो है, लेकिन जो इसका जो गलत इस्तेमाल है या जो प्रोपेगेंडा मिसयूज है, उसके ऊपर कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अगर कोई एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया को बिल्कुल भी बैन नहीं होना चाहिए। और हमारी जमात में तो बिल्कुल भी ये बातचीत नहीं हो रही और किसी का ये एजेंडा भी नहीं है और ना होना चाहिए। तो अभी शामिल हो चुके हैं, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, एक सूबे में आपकी हुकूमत बन चुकी है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत बन चुकी है, और ये सब कुछ हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट बार बार पूछ रही है कि ये कौन कर रहा है, वो अहकामात दे रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन वाले दिन भी इंटरनेट जो है और मोबाइल सर्विस बंद हो गई थी। इंटरनेशनली पाकिस्तान में जो इंटरनेट की बंदिश है या मीडिया जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं उसके डाउन होने के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नशिस्तों वाला मामला है और एक मुतवक्के ग्रैंड अलायंस ऑफ अपोजिशन कामरान मुर्तज़ा साहब भी JUIF से हमारे साथ मौजूद होंगे। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIF के रहनुमा और सेनेटर भी हैं। इनसे बात करेंगे पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है
और लड़ाई वो अपनी शक्लें तब्दील कर रही है। ग्रैंड अलायंस की बात की गई है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि एक अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने की कोशिशें और उसकी तरफ अमली इकदाम शुरू हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने तौर पर इस हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, सिंध गए, उन्होंने वहाँ पर GDA के रहनुमाओं से मुलाकातें की। तो क्या JUIF इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा होगी या नहीं? मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी है, इस पर बात करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, ग्रैंड अलायंस की बातें चल रही हैं, आपकी पार्टी, आपकी जमात, आपकी पार्टी के रहनुमा, क्या मौक़िफ़ है आपका उस हवाले से? देखिए, ग्रैंड अलायंस वाली बात अभी तक प्री मैच्योर है। कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि बाज़ जगह पे हमारा इख्तिलाफ PTI के साथ है या उसमें उन जमातों के साथ है कि जिनको तकसीम में जो है वो शेयर मिला हुआ है, और वो शेयर को देखें तो वो शेयर बड़ा अजीबो गरीब है। यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उस शेयर में अगर आप 10 सीटें एक हम आपको अलग करके दें तो उस 10 सीटों में मसला ये आता है कि वो सिर्फ लेस देन 1000 का फ़र्क है, और फिर अगर 20 सीटें हम आपको अलहदा करके दें तो उसमें लेस देन 2000 का फ़र्क है। ये बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। तो उसमें ये सारा इसके जो मेन बेनिफिशरी है वो PTI है। इस तरह से और बाकी मामलात भी हैं। तो ये मामलात को पहले अगर सेटल हो जाए तो फिर उसके बाद देखेंगे आगे कि क्या इसमें क्या शक्ल इख्तियार करता है। सही। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो पीपल्स पार्टी है वो ये कह रही है कि ये तो रात में सूरज निकल आया है, मौलाना फजलुर रहमान और PTI जो है उनके दरमियान कोऑपरेशन है। तो इसको भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान कल तक तो PDM की क़यादत कर रहे थे, आज वो किस तरीके से एक कोऑपरेशन की बात बनती हुई नज़र आ रही है PTI और JUIF के दरमियान। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? हाँ, उनको ये बताना चाहिए था कि कल जब मौलाना PTI की क़यादत कर रहे थे तो क्या हक पे थे या नहीं थे, ये बात करनी चाहिए। आज का हक भी हम साबित करेंगे। कल अगर वो हक पे थे जब वो हमारी क़यादत में हमारे साथ काम कर रहे थे तो क्या जाहिर है वो तो ये नहीं कह सकते कि हम हक पे नहीं थे। तो आज जो है, आज तो बड़ी आसान सी बात है। आज हल्के खुलवा दें जिन हल्कों को हम कहते हैं एक सर्टेन परसेंटेज को, और वो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। मामला बिल्कुल जो है ना वो क्लियर है। आपने देखा कि फॉर्म 45 भी जाली जो है ना वो चढ़ा दिए उन्होंने वेबसाइट्स पे, और पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो जो कुछ किया गया है, जो तकसीम है या जो कुछ इंतज़ाम किया गया है वो ऐसा है कि वो फौरन जो है ना वो पकड़ा जाएगा। आज पकड़ा जाए, 4 दिन बाद पकड़ा जाए, 10 दिन बाद पकड़ा जाए, वो मामला जो है ना वो फौरन पकड़ा जाएगा अदालतों में या दूसरी जगह पे। फिर इनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो मौलाना कल भी हक के साथ थे, आज भी हक के साथ। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा स्टैंड लिया है, इसके हवाले से खुलकर बात कर रहे हैं। वो सिंध भी गए, दीगर जमातों के साथ भी राब्ते में हैं और अपोजिशन ही करने का इरादा रखते हैं। लेकिन एक एतराज़ हो रहा है कि जो अपोजिशन ने अपने तौर पर एक कैंडिडेट सामने रखा है महमूद अचकज़ई साहब, मौलाना साहब, बावजूद इसके वो ये कह रहे हैं कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये हो, मेरे से पूछें तो हम वोट दें, मैं वोट देना चाहता हूं महमूद अचकज़ई को, लेकिन आपकी जमात के फ़ैसले के वो पाबंद हैं। तो आपकी जमात के ये फ़ैसला कि आपने सदारती इंतखाब में वोट नहीं देना या प्राइम मिनिस्टीरियल इलेक्शन में वोट नहीं देना, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस, वाई? देखिए, वो जमात की कैबिनेट होती है, उसको हम अपनी उसमें आमला कहते हैं, वो उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो है वो इलेक्शंस में जो इस तरह से दस्तूरी ओहदों के लिए उसमें हिस्सा ना लें। तो उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो जो मौलाना ने कहा ना कि मुझे अगर मेरा बस होता तो मैं जो है ना वो महमूद खान के हक में फैसला करता। मैं भी ये कहता हूँ, मैं चूँकि कोयटा से मेरा ताल्लुक है तो मैं भी कहता हूँ कि अगर मेरा वो होता या मुझे पहले पता होता तो हम शायद ये कदम ना लगाते ये प्रेसिडेंट पे कि वोट नहीं देना। मगर स्टिल जो है ना जो अदारा फैसला कर सकता है कि ये वोट जो है ना नहीं इस्तेमाल करना, उस अदारे के पास मामला जा भी सकता है अगर ये ले जाना चाहें हम, और वो फैसला कर सकता है कि वोट आप यही फैसला जो हमने पहले कल किया था वोट ना देने का, इसको हम विड्रॉ करते हैं और नए सर्कमस्टांसेस में आपको परमिट करते हैं वोट देने के लिए, तो वोट दिया भी जा सकता है। यानी अगले 2 दिन में ये डेवलपमेंट भी हो सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप माहिर कानून भी हैं, पाकिस्तान में ये जो इंतखाबात हुए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली PTI बैक्ड कैंडिडेट्स ने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4-1 से फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं उनको नहीं दी जा सकती, और फिर वो जिस तरीके से तकसीम की गई, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बड़े एस्टॉनिशिंग किस्म के फिगर्स हैं। 7 जनरल नशिस्तें जीतने वाली जमात 10
मखसूस नशिस्तें ले रही है, एक एक सीट जीतने वाली जमात को एक एक मिल रही है। ये ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि कागजात की कमी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन जो आइन का स्पिरिट है, ये जो ख़वातीन का मखसूस कोटा है, ये तनासुब के एतबार से नुमाइंदगी, तो जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट दिया या इमरान खान के नाम पर वोट दिया, अगर हम तसव्वुर कर लें कि 1,60,00,000 में से 80 लाख ख़वातीन वोटर्स थीं, तो उनकी नुमाइंदगी से महरूम तो बहरहाल कर दिया गया। देखिए, इसमें पहले तो ये तस्दीक कर लीजिए कि ये इस फैसले के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो मुत्तफिका है, वो मुत्तफिका जो है ना 4 मेंबर्स और चीफ का, वो मुत्तफिका ये है कि पीटीआई का हक नहीं बनता। ये इत्तफाक है, ये 5 के 5 चीफ का और 4 मेंबर्स का, 5 जो उसके मेंबर्स तमाम के तमाम थे, उनका इस बात पे इत्तफाक है। यहाँ पे इस पे कोई वो नहीं है। 5वां एक अपना पंजाब के जो मेंबर साहब हैं, उनका सिर्फ ये था कि इन इस मामले को सीटों की तकसीम के मामले को रोक दिया जाए जब तक कोई लॉ अमेंड ना हो जाए। यानी एक अजीब सी वो इसमें कोई उन्होंने वो गुंजाइश निकाली कि लॉ अमेंड करे, तो लॉ अमेंड तो इसी असेंबली ने करना है, और इस असेंबली में अक्सरियत किसकी? अक्सरियत तो हुकूमती इत्तेहाद की है, तो वो अपने खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। तो वो बात जो है ना, वो लॉजिक मुझे तो उसमें नजर नहीं आती। मगर एक और इसका एंगल ले लीजिए। एंगल ये है कि आप कहते हैं कि जी वो दस्तूर की जो है ना वो मंशा ये बज़ाहिर नजर आती है कि उस पार्टी को जाना चाहिए, मगर दस्तूर में क्या ये आज़ाद उम्मीदवारों को कोई ऐसा कोई हक दिया गया है? और इसके ऊपर जो है वो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहब का पीटीआई कह लीजिए, उसने इत्तफाक नहीं किया हुआ था इस 2017 के कानून पे, उसका इत्तफाक नहीं था। क्या उन्होंने कभी जो है ना इसके किसी प्रोविजन पे एतराज किया? हुआ ये है कि इनसे एक फाश गलती हुई है। एक सर्टेन टाइम तक जो है वो कट ऑफ डेट होती है इस पेपर फाइल करने की, और उसके साथ पेपर फाइल करने की भी एक कट ऑफ डेट है, और उसके साथ साथ लिस्ट पार्टी को फाइल करने की भी एक कट ऑफ डेट है। और वो सेक्शन 58 के नीचे जो है वो दिसंबर के महीने में शायद वो दे दी गई थी, और उसको 3 दफा टोटल जो है ना वो उसमें अमेंडमेंट्स भी हुई थी। तो वो कट ऑफ डेट के अंदर जो है ना, अगर जिसने जो लिस्ट फाइल नहीं की, तो सेक्शन 104 तो यही कहता है कि जिसने लिस्ट फाइल नहीं की है उसको वो सीट नहीं मिल सकती, या इवन आजाद उम्मीदवारों को भी वो लिस्ट वो स्लॉट नहीं मिलेंगी, रिजर्व सीट्स हैं। तो फिर किसके पास जाएंगी उसका भी जवाब जो है दस्तूर ने भी दिया हुआ है और उसके नीचे कानून ने भी दिया हुआ है। वो फिर सच पार्टीज को जाएंगी। सच पार्टीज कौन सी है? सच पार्टीज वो हैं जिन्होंने अपनी लिस्टें दे दी हुई थी उस कट ऑफ डेट के अंदर। कामरान मुर्जा साहब, दस्तूर का स्पिरिट तो ये है कि इन द फर्स्ट प्लेस एक पार्टी जो है उसको बैन करने का आर्टिकल 17 में तरीक़ाकार है, वफाकी हुकूमत रेफरेंस भेजे, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला सुनाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाए, वो पार्टी कलअदम हो जाए, डी लिस्ट हो जाए। जब ये प्रोसेस नहीं हुआ तो ये बाकी जितनी भी बातें हैं, इलेक्शन सिंबल अलॉट ना करना, आपके इंतखाबात के ऊपर एतराज़ लगा के, ये एक तादीबी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उस एक एक्शन के नतीजे में एक पार्टी को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना जिसका तरीक़ाकार डिफरेंट दर्ज है दस्तूर में, ये सवाल तो बहरहाल मंडलाता रहेगा। और पीटीआई का हक से ज़्यादा आवाम का हक, जो वोटर है उसका हक है कि उसकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में मौजूद हो। जिसने वोट पोल किया उसकी नुमाइंदगी नहीं है, ये है बेसिकली प्रॉब्लम। यकीनन आप मुझसे ज्यादा कानून जानते होंगे और आपने इलेक्शन एक्ट भी मुझसे ज्यादा ही पढ़ा होगा। तो वो अगर इलेक्शन एक्ट में अगर इसी तरह से लिखा है तो फिर इसी तरह से होना चाहिए। और अगर किसी ने जख मारी है और टाइम के अंदर जो है ना वो पेपर फाइल नहीं किए या लिस्ट फाइल नहीं की है, तो फिर दस्तूर की और कानून की मंशा मेरी समझ के मुताबिक कम से कम ये नहीं है। अगर फर्ज करिए कि मैं यहाँ ऐसी जगह से पेपर फाइल कर दूं जहाँ पे मैं वोटर भी नहीं हूँ, और वहाँ पेपर फाइल करने के बाद किसी और दोस्त ने अगर पेपर फाइल ना किए तो मैं अनअपोज इलेक्ट हो जाऊँ, मुझे डिक्लेयर कर दिया जाए, तो फिर कहा जाएगा कि दस्तूर की मंशा ये नहीं है क्योंकि इसको एक वोट भी नहीं मिला मगर वो अनअपोज जो है ना इलेक्ट हो गया या डिक्लेयर कर दिया गया। तो फिर उस बारे में आप क्या कहेंगे? फिर तो दस्तूर की मंशा यहाँ भी जो है ना कॉन्ट्रेरी नजर आ रही होगी, या यहाँ पे भी जो है ना वो कानून की मंशा जो है वो कॉन्ट्रेरी नजर आ रही होगी। मगर जब कानून ने कोई तरीकाकार मुकर्रर कर दिया है, किसी वक्त के साथ उसको अटैच कर दिया है, वो टाइम बाउंडेड है, तो फिर वो सब कुछ टाइम के अंदर ही करना होगा। और एक और चीज उसको जहन में रखिएगा
इलेक्शन कमीशन के पास किसी कानून की वायरीज को चैलेंज नहीं किया गया था, या इवन अगर वायरीज को चैलेंज किया भी जाए तो वो इलेक्शन कमीशन उस वायरीज को जो है ना, अल्ट्रा वायरीज जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो उसको भी जरा जहन में रख लीजिए और उसके बाद फिर इसके ऊपर वो फैसला करिए कि क्या करना चाहिए। मैं फैसला करने वाला कौन होता हूँ सर? कानूनी माहिर आप हैं, मेरा काम सवाल करना है। पाकिस्तान में दस्तूर की एक से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ, मेरा ये सवाल के अंदाज में मैं बात कर रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मामला जाता है, जाहिर है कि वो कोई पंचायत नहीं है, किसी इलाके का चौधरी नहीं है, वो खुद अपने तौर पर ये तमाम चीज़ें देख सकती है कि कोई चीज़ अगर आइन की अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई मातहत लेजिस्लेशन आइन के मुताबिक नहीं है, तो वो वहाँ पर उस मामले को सेटल तो बहरहाल कर सकती है। हम पाकिस्तान के मुंसिफ आला की बात, सबसे बड़े जज की, सबसे बड़ी कोर्ट की बात कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है शायद, क्योंकि ये मामला जो है ना, ये जहाँ से शुरू हुआ है वो इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन के पास एक दरख्वास्त गई थी सही काउंसिल की, और फिर उसके बाद उसकी विड्रॉल की भी दरख्वास्त गई कि हम तो क्लेमेंट ही नहीं है। तो वहाँ पे जब आप एक फोरम आपने चूज कर लिया, और आज तक जो है वो किसी इंडिपेंडेंट फोरम पे आपने उसकी वायरीज को चैलेंज नहीं किया, इस एक्ट के, इलेक्शंस एक्ट के, कि जी ये मंशा ये नहीं होनी चाहिए, मंशा ये होनी चाहिए, दस्तूर की मंशा ये बनती है। तो फिर देन जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि कानून के साथ मिला के इस मामले को जब पढ़ेंगे तो फिर शायद कोई उनसे वक्त गुजर गया है, और अपना वक्त गुजर जाने को इख्तियार के पर्दों के नीचे छुपाना वो ज्यादती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अज़हर सदीक साहब, तैमूर तालपुर साहब, राना एहसान अफजल और कामरान मुर्जा साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुलासा ये है कि पाकिस्तान में सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। 20-22 लोग हैं, 25 लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 25 करोड़ अवाम यरगमाल बने हुए हैं उनकी लड़ाई में। और हर गुजरते दिन के साथ अब ये जो नई शक्लें आ रही हैं इस लड़ाई के सामने, इसमें लगता यही है कि फोकस अपना इक़्तिदार का खेल रहेगा। अवाम फिल वक्त फोकस में नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।